बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वैल्यू स्पेशल के साथ आपका मेज़बान इकबाल साजिद। आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ख़ान। आप पीएचडी हैं ईस्टर्न मेडिसिन में। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में भी हमने ईस्टर्न मेडिसिन पर डिटेल डिस्कस किया और बहुत सारे दोस्तों और व्यूअर्स की तरफ से ये हमें मैसेज मिला कि आप चाइल्ड के ऊपर कोई प्रोग्राम करें कि बच्चों की सेहत के मुतल्लिक वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुबह का टाइम होता है, वालदा हाथ में नाश्ता लिए बच्चे के पीछे पीछे होती है, लेकिन बच्चे का जी नहीं चाह रहा कि वो नाश्ता करे या ना करे। तो वालिदैन इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाए कि बच्चे प्रॉपर नाश्ता करके फिर स्कूल जाएं। बहुत शुक्रिया इकबाल साजिद साहब, आपने बड़ा एक अहम टॉपिक जो है वो चूज़ किया है और मेरे ख़्याल में ये वक्त की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंसान जितनी मेहनत कर रहा है, जितना पैसा कमा रहा है, जितनी भाग दौड़ कर रहा है, वो कर तो बच्चों के लिए रहा है ना। अगर उसका बच्चा नहीं खाएगा तो फिर उसको सुकून नहीं आएगा, वो चैन नहीं आएगा। और ये जहाँ तक आपने बात की कि सुबह नाश्ते के वक्त माँ और बच्चे में लड़ाई हो रही होती है, सिर्फ नाश्ते के वक्त नहीं है। हमारे पास तो इस तरह के कंप्लेंट्स भी आते हैं कि वो तीनों टाइमों पे ऐसा मसला होता है, वो लंच में भी ऐसा होता है। इवन माँ उसको टिफ़िन बना के उसके बैग में डालती है, लेकिन बच्चा जब स्कूल से वापस आता है वो टिफ़िन वैसे का वैसे ही होता है। इवन पानी की बोतल भी साथ जाती है, वो भी वासी आ जाती है, बच्चा खाता नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बच्चा जो दूसरी चीज़ें हैं उनको बड़ा लाइक कर रहा होता है। बच्चा नगेट्स प्रेफर कर रहा होता है, नूडल्स खा रहा होता है, बच्चा चिप्स लेज़ शेज़ इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहा होता है। लेकिन इन टाइम वो खाना नहीं खाता, वो अपने साथ पॉकेट मनी जो लेके जाता है उससे कैंटीन से कुछ चीज़ खा पी रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। तो ये बड़ा एक इशू बनता जा रहा है और वालिदैन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। तो इसकी जो मेन वजह है वो एक तो ये है कि हमने बच्चे को ये जो न्यूट्रिशनल फूड है इसके ऊपर अट्रैक्ट कभी नहीं किया। आप बच्चों के कार्टून के चैनल्स देखें, बच्चों के मैगज़ीन्स देखें, बच्चों की जो यूट्यूब की एक्टिविटीज़ हैं, गेम की एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ उसको नूडल्स के बारे में अर्ज दी जाती है, उसको उस तरह की जो फास्ट फूड्स हैं, नगेट्स हैं, शवारमा है, बर्गर है, इवन कैंडीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, उसके बड़े तरह तरह के कमर्शियल दिखाए जाते हैं। उसको बताया जाता है कि नीडो पीने से ताकत आती है। उसको कभी ये नहीं बताया गया कि बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध ये न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, मक्खन में कितनी एनर्जी होती है। इसके अलावा हमारे जो फ्रूट्स हैं वो कितने पॉजिटिव हैं। हम उसको जैम ब्रेड तो दिखाते हैं कमर्शियल्स में, तो वो फिर उसी तरफ ही अट्रैक्ट होगा ना, जिसके बारे में आपने बच्चे को बताया ही नहीं है कि ये आपके लिए कितना ज़रूरी है, तो वो उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होगा। ये बड़ा इशू है कि इसमें आपका भी बीइंग एज अ मीडिया पर्सन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम मीडिया पे और मीडिया के थ्रू, जैसे बाकी चूँकि ये कंपनीज़ ने तो अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी होती है ना, लेकिन बीइंग एज अ वालिदैन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को न्यूट्रिशनल हेल्थ और अच्छी डाइट के बारे में उनको गाइड करें। तो इसका जो दूसरा आपका क्वेश्चन है उसका दूसरा पहलू ये है कि बच्चा क्यों नहीं खाता। जब बच्चा फास्ट फूड लेता है, जब बच्चा इस तरह की जो माल न्यूट्रिशनल फूड है वो लेता है, उससे उसका जो जिगर है वो कमज़ोर हो जाता है, उसका लीवर जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, उसकी डाइजेशन फास्ट नहीं होती, उसको प्रॉपर डेफिकेशन भी नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन के मसाले बच्चों में बढ़ते जाते हैं। इससे जब उसका पहले वाला पेट खाली ही नहीं हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म ही नहीं हुआ, तो नया खाने को दिल नहीं करता। आप भी जैसे जब खाना पेट भर जाता है फिर आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता ना, इस तरह बच्चे का जब लिवर प्रॉपर काम कर रहा होता है और फिर उसको आप डाइट देते हैं तो वो उसकी डाइजेस्ट होती है और फिर उसका दिल भी करता है खाने को। लेकिन जब उसका लिवर काम ही नहीं कर रहा, लिवर उसका वीक होता जा रहा है और वो दिन में एक आध चीज़ खा लेता है, सारा दिन वही डाइजेस्ट नहीं होती, तो फिर इस तरह उसका दिल नहीं करता। और फिर माएँ जो हैं वो बच्चों के साथ सख्ती भी करती हैं, प्यार भी करती हैं, सारा कुछ करती हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं आते जो वालिदैन लेना चाह रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, एक बच्चा रात को 11 बजे 10 बजे खाना खा के सोता है, कितने घंटे बाद उसे दोबारा भूख लगनी चाहिए कि सुबह वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है? तो वो कहता है, माँ से कहता है मुझे भूख ही नहीं है, तो मैं क्या नाश्ता करूँ? ये टाइम का ड्यूरेशन इसमें कितना होना चाहिए? देखिए, आपका जो सवाल है ना, इसी के अंदर ही जवाब है कि जब बच्चा खाना रात 10-11 बजे खा के फौरी सो जाएगा, उसने कोई एक्टिविटी ही नहीं की, उसका खाना यूटिलाइज ही कहीं नहीं हुआ, तो फिर उसको सुबह कैसे भूख लगेगी?
आप बच्चे को मगरिब से पहले खाना खिलाएं, बिस्तर पे जाने से 2 घंटे पहले, उसके बाद वो चले फिरे, उठे बैठे, खेले कूदे, वो हज़म करके फिर सोए, तो सुबह उठते तक उसका फिर जो है वो अगला हज़म हो चुका होगा, तो सुबह उसको भूख लगी हुई होगी। तो जब आप वैसे तो हर 6 आवर्स के बाद खाना जो है वो मांगती है बॉडी ना, न्यूट्रिशन वैल्यू उसको रिक्वायर्ड होती है। और ये एक बड़ी अहम बात है कि जो बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में हैं उनको खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी हड्डियों ने बढ़ना है, उनके मसल्स ने, उनके ब्रेन ने, उनकी जो है वो ग्रोथ होनी होती है, तो उसको इस एज में खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हम उसको वो खाना नहीं दे रहे और खाने की डाइट, उसकी हैबिट इस तरह की नहीं बना रहे कि वो अपने न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि बच्चों में नेचुरल ग़िज़ाओं और सेहतमंद ग़िज़ाओं की दूरी की वजह से ये जो मुख्तलिफ़ बीमारियां आ रही हैं, जैसे बच्चों में मोटापा है, शुगर है और नज़र की कमज़ोरी भी है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पता चलता है कि 8 नंबर की ऐनक लगी हुई है, इसको 5 नंबर की ऐनक लगी हुई है। तो ये छोटी एज में ही मोटापा इतना ज़्यादा हो जाना और नज़र का कम होना, ये भी डायरेक्ट इससे रिलेट करता है। देखिए मियाँ साहब, ये जो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बच्चों की मैंने पहले भी बात कर दी कि बच्चा चूँकि ग्रोइंग एज में होता है, उसने बढ़ना होता है, उसने अपनी जो सेहत है वो एक तो उसकी ज़रूरत है अपनी के वो अपनी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे, दूसरा उसने अपनी उस बॉडी को डबल करना होता है। मतलब एक बच्चे का कद 3 फुट है तो उसने 5-5.5 फुट तक जाना है, उसने अपनी बोन्स बढ़ानी है, मसल्स बढ़ाने हैं, अपना ब्रेन की ग्रोथ करवानी है, अपने जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट करवानी है, तो उसको डाइट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और हाई न्यूट्रिशनल रिच डाइट रिक्वायर्ड होती है। अगर हम देखते हैं तो हमारी माएँ जो हैं वो पहले बच्चों को दूध, दही, मक्खन, लस्सी और इसके अलावा बादाम, शहद, और स्पेशली सर्दियों के अंदर हमारे यहाँ मुख्तलिफ हलवा जात बनाए जाते थे जिसमें हम पंजीरी टाइप करते थे, उसमें मुख्तलिफ मग़ज़ियात डाले जाते थे, बादाम, अखरोट, देसी घी, इलसी और इस तरह की चीज़ें, और इस तरह गुड़ शक्कर की पनीरियाँ और ये चीज़ें, ये हम बच्चों को खिलाते थे क्योंकि उन्होंने ग्रो करना है और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है पूरी हो। आजकल की माएँ तो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी डाइट्स हैं। अब माँ को तो एक तो ये मसला है कि हमने उनको एजुकेट नहीं ना किया प्रॉपर। वो हैवी डाइट है हमारे लिए, जिनकी ग्रोथ पूरी हो चुकी है हमारे लिए वो हैवी डाइट है, लेकिन जिसने ग्रो करना है उसके लिए वो नॉर्मल डाइट है। उसके लिए ये जो एनिमल फैट है ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए चर्बी इंतहाई मुफीद है, बड़े के लिए चर्बी ख़तरनाक है। बच्चे के लिए मक्खन मुफीद है, बड़े के लिए ख़तरनाक है। बच्चे के लिए देसी घी मुफीद है, बड़े के लिए ख़तरनाक है। एक सर्टन एज तक ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट, जब तक ग्रोथ होनी है ना, जब तक आपकी हाइट बढ़नी है, जब तक आपकी मेंटल ग्रोथ होनी है, जब तक आपकी फिजिकल ग्रोथ होनी है, आपको हाई न्यूट्रिशनस वैल्यू डाइट रिक्वायर्ड है। और वो जब अगर बच्चे को नहीं देते हैं तो उससे फिर बाकी सारे आर्गन मुतासर होते हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने पहली तकरीर की थी तो उन्होंने 2 सीटी स्कैन दिखाए थे कि एक वो सीटी स्कैन है जिसमें बच्चों की ग्रोथ मुकम्मल होती है, और दूसरे उन्होंने दिखाया था कि ये वो सीटी स्कैन है जिसमें हमारे बच्चों की डाइट पूरी नहीं होती और उनके दिमाग की सिर्फ 45% ग्रोथ होती है। 55% ग्रोथ हमारे बच्चों की मेंटल ग्रोथ रुक गई है। क्योंकि हमने उनको डाइट ही नहीं दी, उनको वो न्यूट्रिशन ही पूरी नहीं की जिससे उनको ग्रोथ होनी थी। हमने बच्चों को लगा दिया नगेट्स पे, बच्चों को लगा दिया नूडल पे, बच्चों को लगा दिया चिप्स पे, बच्चों को लगा दिया बर्गर पे। ना कभी किसी बच्चे को हमने फ्रूट उसकी डाइट में डाला, ना हमने बच्चे को बटर डाला, मक्खन डाला उसके, ना दूध है, ठीक है ना बादाम, अखरोट, देसी घी, इस तरह की टोटल जो हाई न्यूट्रिशनिस्ट और रिच डाइट थी, न्यूट्रिशनिस्ट रिच डाइट थी, उससे हमने उसको दूर कर दिया। फिर हम उसको जो सारा दिन ऐड दिखाते हैं, कमर्शियल्स दिखाते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक के ऐड देखता है, वो देखता है कि मैं वो कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा और मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी, वो बिस्किट देखता है उससे एनर्जी आती है, ठीक है ना। फिर वो कहता है कि बोरियत भगाओ, नूडल खाओ, ये चीज़ें, मतलब वो सारा आर्टिफिशियल वो जो चीज़ें हम देखते हैं ना, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं। तो हमने उसको कभी देखें, अब ये चले और किसी ने नहीं, तो गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी बनती है ना। गवर्नमेंट ने कभी इस किस्म का ऐड नहीं दिखाया बच्चों को कि दूध पीने से बच्चा कितना सेहतमंद होता है, खजूर खाने से आप कितने सेहतमंद होते हैं, सब्जियां खाने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, फ्रूट खाने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मक्खन खाने से आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, कभी बताया हमने?
किसी आप मुझे कोई मैगजीन दिखा दें, कोई बुक दिखा दें, कोई आप मुझे टीवी चैनल दिखा दें, कोई शो दिखा दें जिसमें हमने बच्चे को उसके बारे में एजुकेट किया हो। बच्चे एजुकेट नहीं है, वालिदैन भी एजुकेट नहीं है, तो फिर यही हाल होना जो हो रहा है हमारे साथ। और ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है। यही बच्चा तो है जिसने कल को हमारा मुल्क को कौम संभालना है। और बच्चे को अपनी शुगर ही नहीं संभल रही होगी, बच्चे का अपना मोटापा ही नहीं संभल रहा होगा, बच्चे का अपना गुस्सा ही नहीं कंट्रोल हो रहा होगा, बच्चा क्या संभालेगा आगे जाके? वो तो दिन ब दिन इसी तरीके से चलेगा और फिर मुआशरा कहाँ जाएगा, ये हम इमेजिन कर सकते हैं इसको। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि हम नेचुरल ग़िज़ाओं से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटल अप्रोच भी हमारी गिरती जा रही है, बच्चों की नशो नुमा भी नहीं हो रही। हमारे बच्चे तो आजकल फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे बाहर निकलकर मोबाइल, टीवी और ये नेट का दौर आ गया ना, तो इसमें सारी बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है। आया आप समझते हैं कि इसमें पेरेंट्स का ज़्यादा रोल है या बच्चों की नशो नुमा के लिहाज से उनकी ज़ाती अट्रैक्शन भी है इसमें? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त इसमें वालिदैन का 110% कसूर है। वालिदैन बच्चे को टाइम नहीं देते, वालिदैन बच्चे के साथ दोस्ती नहीं करते, वालिदैन बच्चे को वो अटेंशन, तवज्जो नहीं देते। वालिदैन अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को ये स्क्रीन पकड़ा देते हैं कि बेटा आप ये देखो बैठ के, बच्चे को टीवी लगा देते हैं कि आप ये देखो बैठ के, ताकि वो बच्चे की तवज्जो उधर रहे और वो अपने कामों में बिजी रहे। वालिदैन को पैसा कमाने की हवस है, चाहे माँ है चाहे बाप है। वो बच्चे को वो तो देना चाहते हैं, उसको फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के पास अच्छा मोबाइल हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी गाड़ी पे जाए, लेकिन अच्छी सेहत हो उसकी, इसके बारे में हम कंसर्न ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हेल्थ जो है वो 3 तरीक़ों से आती है और बीमारी भी इन्हीं 3 तरीक़ों से आती है। पहला तरीका क्या है कि आपकी डाइट, कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ठीक है, किस तरह की आप ग़िज़ा ले रहे हैं, आपकी सेहत वैसे ही होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आप गंदगी के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आप साफ़ सुथरे माहौल में रह रहे हैं। और दूसरा इन्वायरमेंट होता है सीज़न का, मौसम का, कि आप सख्त सर्दी में हैं, सख्त गर्मी में हैं, दरमियाना मौसम है, आप सारा दिन एसी में हैं या आप हर किस्म का मौसम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है जिसको आजकल के माशरे में बच्चों में क्या बड़ों में भी काफ़ी वो इग्नोर हो रहा है, वो होता है कि मेंटल सिचुएशन, कि आपकी सोशल लाइफ कैसी है। क्या आप ज़हनी तौर पे खुश रहते हैं, क्या आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं, क्या आप हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, क्या आप हर वक्त जो है वो सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये भी आपके सेहत के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट डालती है। अब क्या है कि हमारा बच्चा हो गया अकेला, वालिदैन जो हैं वो सारा दिन, माँ भी बिज़नेस में है या का जॉब पे है, बाप भी बिज़नेस और जॉब पे है, शाम को आते हैं तो वो उनको और मुख्तलिफ मसाइल ने घेरा हुआ होता है, वो उधर बिज़ी हो जाते हैं। बच्चे को बस डांट के कहते हैं बस अब सोने का टाइम हो गया, सो जाओ, या उसको पहले मोबाइल पे लगा देते हैं, गेम पे लगा देते हैं। जब वो गेम से फ्री होता है फिर उसको कहते हैं चले अब सोने का टाइम हो गया, फिर सुबह सुबह स्कूल कहते हैं अब स्कूल का टाइम हो गया, निकलो। तो उसके साथ बच्चे की जो अपनी एक वो उसकी दिलचस्प शरारतें होती हैं, बच्चे की जो अपनी सारा दिन की खुशी गमी, मतलब फॉर एग्जाम्पल बच्चे को आज स्कूल में कोई अच्छा मेडल मिला है, अवार्ड मिला है, बच्चे को टीचर ने शाबाश दी है। अब वो चाहता है कि ये जो मेरी खुशी है ना, ये मैं अपने वालिदैन को बताऊँ और मेरे वालिदैन मेरी खुशी में शामिल हो जाएं, लेकिन वालिदैन के पास टाइम नहीं है। उससे क्या होता है कि बच्चा मेंटली डिप्रेस होता जाता है। जब बच्चा मेंटली डिप्रेस होता जाता है और लॉनलीनेस का शिकार होता है, तन्हाई का शिकार हो जाता है, फिर वो अपनी उस तन्हाई को कम करने के लिए मुख्तलिफ गेम्स में और मुख्तलिफ चीज़ों में वो मुलव्वस होता है। और उससे आगे फिर वो सम टाइम कुछ ऐसे गलत कदम भी उठा पाता है जो हम सोसाइटी में आजकल देख रहे हैं। जैसे भी पिछले दिनों आपने दुआ ज़ारा और ज़हीर का केस देखा, वो कहाँ से आया? अब आप इमेजिन करें कि इस तरह के मामलात आज से कुछ 10-15 साल पहले नहीं थे। जब से ये स्क्रीन आई है, हमने वालिदैन से बच्चे को दूर करके उसको स्क्रीन पे बिठा दिया। अब स्क्रीन के अंदर वो जो भी करता है वो उसकी कंपनी है, वो उसकी सोबत है। उस सोबत के अंदर जो चीज़ें वो सीखता है वही करता है। वो मीडिया पे क्या दिखाया जाता है, हमारे यहाँ ये ड्रामों फिल्मों में क्या दिखाया जाता है, यही लव स्टोरी होती है। वो उस लड़की के पीछे भाग रहा है, लड़की लड़के के पीछे भाग रही है, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे एक दूसरे का कत्ल हो रहा है, शादी के पीछे एक दूसरे का कत्ल हो रहा है, तलाक़ें हो रही हैं, फिर आगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। तो बच्चा वही सीख रहा है और वही कर रहा है। तो यही वजह है कि हमारा जो बच्चा है उसको वालिदैन ने खुद स्क्रीन पे बिठाया है ताकि हमारा सर ना खाए, हमें आके बार बार डिस्टर्ब ना करें। तो वालिदैन अपने कामों में बिजी हो गए। बाकी चीज़ें बच्चे वालिदैन ने बच्चों को बड़ी अच्छी दी हैं। मतलब अब हम अगर देखें तो हमारे यहाँ पहले ये कंसेप्ट होता था कि जी कि जब तक आप मैट्रिक नहीं कर रहे थे आपको टीवी नहीं मिलेगा,
जब तक आपका इंटर नहीं हो जाता आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा, जब तक ये नहीं हो जाता तब आपको ये नहीं मिलेगा। आज प्राइमरी मिडिल के बच्चे को ये सारी सहूलियात हासिल हैं। इवन उनको सेपरेट गाड़ी है, सेपरेट रूम है, सेपरेट ड्राइवर है उनका, सारी चीज़ें हमने दे दी हैं। लेकिन हमने उनको वो जो ज़हनी सुकून था, एक खुशी थी, एक उनकी जो तरबियत थी, वो हमने नहीं दी उसको सेहत नहीं दी, उसको तरबियत नहीं दी। इस वजह से बच्चे जो हैं वो इस साइड पे चले गए हैं। डॉक्टर साहब, जैसा हम देखते हैं माशरे में डे टू डे बच्चों में गुस्से की अलामात बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कोई ऐसे टिप्स बताइए कि पेरेंट्स को जिन्हें अडॉप्ट करने से बच्चों में एक तो गुस्सा कम हो और बच्चों की नशो-नुमा बेहतरी की तरफ जाए। देखिए, ये वाकई बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारा बच्चा बहुत गुस्सा करता है। बात बात पे वो इवन सुसाइडल अटेम्प्ट की धमकियाँ देता है। वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूँगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। बात बात पे बच्चा कहता है कि जी मैं ये चीज़ तोड़ दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं घर छोड़ दूँगा, मैं बाहर चला जाऊँगा, मैं घर छोड़ दूँगा, या फिर वो किसी को मारेगा, छोटे बहन भाई को मारेगा। इवन इस वक्त तक के इस तरह के हालात भी हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा हमारे साउथ पंजाब में किसी एक MNA साहब को उनके अपने बेटे ने कत्ल कर दिया था। तो अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ गई है। उसकी मेन रीज़न भी वालिदैन है। आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, जो मोहब्बत और प्यार का अंसर होता है ना आपकी लाइफ के अंदर, वो आपके वालिदैन से आता है। क्योंकि जो मोहब्बत आपको वालिदैन देते हैं, आपके बहन भाई देते हैं, वो मोहब्बत आपको सोसाइटी से नहीं मिलती। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते सोसाइटी से। सोसाइटी तो गिव एंड टेक का मैटर है ना। आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। लेकिन वालिदैन की मोहब्बत तो लाजवाल होती है ना। वालिदैन की मोहब्बत बिला मशरूत होती है। तो वो क्या होती है कि वालिदैन उसको सिखाते हैं कि ठीक है, बच्चे ने कोई चीज़ तोड़ दी है, कोई बात नहीं बेटा, खैर है, और ले लेंगे। बच्चे ने कोई और ज़िद कर दी है, कोई बात नहीं बेटा, खैर है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बहन भाई की आपस में कोई चीज़ किसी ने उठा ली, किसी ने, कोई बात नहीं, वो तेरा भाई है, कुछ नहीं, खैर है। अब हम उसको बर्दाश्त सिखाते हैं बार बार अपने यहाँ से। फिर उसके बाद हम बच्चे को थोड़ा सखी बनाते थे। हम बच्चे के हाथ से फ़कीर को खाना खिलवाते थे, बच्चे के हाथ से फ़कीर को सदका खैरात देते थे। बच्चे को कहते थे कि जी ये आपकी बुक्स जो हैं आप अपनी अगली क्लास में चले जाएंगे, ये पिछली बुक्स जो आपके मोहल्ले में फ़लाँ बच्चा है जो गरीब है, जो किताबें नहीं ख़रीद सकता, अपनी किताबें उसको दे दो। आपने नया बैग लिया है, ये पुराना बैग उसको दे दो। इससे बच्चे के दिल में एक हमदर्दी पैदा होती थी, वो एक खलूस सीखता था, वो अदब सीखता था। फिर हम ख़ुद बड़े वालिदैन का अदब करते थे। ये बड़ा अहम पॉइंट है सर कि हम पहले रहते थे कंबाइन फैमिली में। कंबाइन फैमिली में माँ बाप के साथ दादा दादी, नाना नानी, इस तरह के लोग भी रहते थे। हम अदब करके दिखाते थे, बच्चा हमसे सीखता था। आज हमारे पास टाइम नहीं है अपने वालिदैन को देने के लिए। हम वालिदैन से उखड़ के तंग होकर बात करते हैं। हमारा बच्चा वही सीखता है। बच्चा किताबों से नहीं सीखता, बच्चा देख के सीखता है। तो जब वालिदैन बदतमीज़ी के साथ अपने वालिदैन के साथ बात करते हैं या अपने बहन भाइयों के साथ, आजकल आपकी कोर्ट कचहरियाँ भरी पड़ी हैं। ज़्यादा मसाइल क्या है? सगी बहन सगे भाई को कोर्ट में घसीट रही है, भाई बहन को घसीट रहा है, बाप बेटे को घसीट रहा है, बेटा बाप को घसीट रहा है। तो ये जब इस तरह के मामलात, हमारे इंटरनल वो अफेक्शंस बच्चा देखता ही नहीं है, तो कहाँ से अडॉप्ट करेगा? फिर वो जगह जगह गुस्सा ही करेगा। और इवन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, बड़ी अहम है, चूँकि मैं चाह रहा हूँ इस पर डिस्कस हो जाए। मैं एक दिन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहा था बस में, और बस में रश था अच्छा खासा। तो वो एक बुज़ुर्ग जो थे, उनका स्टाफ आया, उतरना चाह रहे थे, लेकिन दरवाजे के पास जो सवारियाँ ज़्यादा खड़ी थी। तो उन्होंने एक बिल्कुल यंग सा नौजवान सा लड़का था, स्कूल गोइंग होगा, आई थिंक, मतलब मैक्सिमम उसकी एज होगी तो 16-17 साल होगी। उन्होंने उसको कहा कि बेटा मुझे रास्ता दे दो, मैंने उतरना है, मेरा स्टाफ आ गया। तो वो बच्चा इतनी बदतमीज़ी से बोला, उसने कहा कि बाबा तू उड़ के जाना है, गड्डी रुकेगी तो उतर जाना। मतलब आपके बाप से भी बड़ी उम्र का है, आप उसे कह दें अच्छा बाबा जी रास्ता आता है। मतलब हमने वो लहजा जो है ना, वो बर्दाश्त वाला है ही रहा ही नहीं, क्योंकि उसने किसी को देखा नहीं होगा ना उस लहजे में बात कर रहा है। लिहाजा इसकी जो आपने टिप मांगा है, टिप ये है कि आप उनकी कंपनी ऐसी रखें जहाँ वो अदब होता देखें। सिर्फ आप किताब पढ़ाते रहेंगे ना बच्चे को कि बेटा गाली नहीं देनी, बेटा गाली नहीं देनी, बेटा गाली नहीं देनी, और वो उस कंपनी में रहता है जहाँ सुबह शाम गालियाँ दी जाती हैं, तो वो ज़रूर गाली देगा। आप उसको एक्सपोर्ट में पढ़ा लें फिर भी वो ऐसा करेगा। तो लिहाजा आप ख़ुद बर्दाश्त और उसको मोहब्बत, खलूस, रहम दिली, ये चीज़ें करके दिखाएं और ऐसी कंपनी में उसको बिठाएं, सूफ़ीज़म में लेके जाएं। सूफ़ीज़म की एक बहुत अच्छी बात ये थी, अब तो बहुत कम होता जा रहा है। तो मैंने एक उस बुज़ुर्ग का वाक़या पढ़ा कि वो सर्दियों में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे,
तो जब वो वज़ू करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक बिल्ली जो है वो बाहर सर्दी से आई है और वो उनके बिस्तर में घुस गई है। तो वो सारी रात मुसल्ले पे बैठे रहे। उन्होंने कहा कि अगर मैं अब मुसल्ले से उठ के बिस्तर में जाऊंगा तो ये बिल्ली बाहर चली जाएगी और बाहर बहुत सर्दी है। तो सूफ़ीज़म और ये जो तसव्वुफ़ था इसने हमें मोहब्बत सिखाई थी, ना सिर्फ इंसानों से बल्कि जानवरों से भी। इखलास, मोहब्बत, हमदर्दी, ये चीज़ें वो सिखाते थे, जिससे हमारा बच्चा भी और हमारे वालिदैन भी, हमारी नई नस्ल भी वो एक अदब सीखती थी, मोहब्बत, खलूस, एहतराम। ये चीज़ें चूँकि वालिदैन ने कम कर दी हैं तो अब बच्चे से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा तो करे वो, जैसे एक पुरानी कहावत है, मैं कहूँ गाफ गोरा, तुम कहो गाफ गोरा। तो वो अब ये हम एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, वो मुश्किल होगा, वालिदैन को ख़ुद परफॉर्म करना होगा, उससे बच्चा ये सीखेगा। डॉक्टर साहब, आप प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट आपसे पढ़ते हैं, आप समझते हैं कि इसमें रोल सिर्फ पेरेंट्स का है या टीचर का भी है? क्योंकि बच्चा रात को सोने के लिए घर आता है, कुछ टाइम पेरेंट्स के साथ गुजारता है, तो जो उसका प्राइम टाइम होता है वो तो उस्ताद के साथ गुजारता है। तो इसमें टीचर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है? ये ना आपने बड़ा एक ना पिन पॉइंट सवाल किया। देखिए, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन टीचर के पास बच्चा जो है ना वो शॉर्ट टर्म आता है। शॉर्ट टर्म इस वजह से आता है कि पहले 5 साल तो बच्चा घर में गुजारता है, फिर उसके बाद हर साल उसका टीचर बदलता है। नर्सरी में वो और टीचर के पास है वो 1 साल के लिए, फिर अगले साल और टीचर के पास है। वो सेम टीचर के पास कंटिन्यूस नहीं चल रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स तो सेम रहते हैं ना। तो दूसरी बात ये होती है कि ये डिपेंड करता है कि अगर वालिदैन ने बच्चे को उस्ताद का मकाम बता के भेजा है, बच्चे को उस्ताद की इज़्ज़त करने का सलीका सिखा के भेजा है, तो फिर उस्ताद उस बच्चे को वो जिस तरह उसने कहा था ना कि मेरा वालिद मुझे आसमान से ज़मीन पे लाया था और मेरे उस्ताद ने मुझे ज़मीन से आसमान पे पहुंचाया, फिर वो उस्ताद उस बच्चे को ज़मीन से आसमान तक ले जा सकता है। अगर उस बच्चे के दिल में वालिदैन ने उस्ताद की इज़्ज़त करना नहीं सिखाया, उस्ताद का अदब नहीं डाला, फिर उस्ताद भी कुछ नहीं कर सकता। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे पास स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट्स में ऐसी चीज़ें आती हैं, हम ऐसे लोग देखते हैं जिनके वालिदैन ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की होती है। वो खलीफा हारून और रशीद की तरह आज भी अपने उस्ताद के जूते उठाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, और उन्हीं लोगों को हम मुस्तकबिल में देखते हैं कि वो मुस्तकबिल में बहुत बड़े बड़े ओहदों पे, हमारी सोच से भी बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि जो ये हमारा एक्स्ट्रा प्रिविलेज जो बच्चा आता है, जिसके पास ड्राइवर है, गाड़ियां हैं और स्पेशली होम ट्यूशन है, ये बड़ा आप इस पॉइंट को मेरा आज नोट कीजिएगा और इसको मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन भी इसको नोट करें। होम ट्यूशन वाला जो बच्चा है वो उस्ताद को अपना मुलाजिम समझता है। वो ये समझता है कि ये उस्ताद मेरे से तनख्वाह लेता है, ये उस्ताद मेरा मुलाजिम है। वो उस्ताद के दिल से इज़्ज़त नहीं करता, इसलिए वो सीखता नहीं है। नंबर ले लेता है, पास हो जाता है, डिग्रियां ले जाएगा, वो मकाम नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप वालिदैन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को उस्ताद का अदब करना सिखा दें, आप अपने बच्चे को उस्ताद की इज़्ज़त करना सिखा दें। फिर उस्ताद का काम है कि जब वो उस्ताद के जूते उठाने में फ़ख्र महसूस करने लगेगा ना, फिर उस्ताद उसको आसमानों से नीचे नहीं आने देगा। आपके कहने का मतलब है कि इल्म को हासिल किया जाए, ना कि ख़रीदा जाए। बिल्कुल, और इल्म की तड़प पैदा की जाए। बच्चे के अंदर उस्ताद जो है वो इल्म की तड़प डाल देता है, इल्म का हसूल में तजस्सुस डाल देता है। उसके बाद बच्चा जो है वो इल्म में अपने मनाजिल जो है वो तय करता जाता है, और एक वक्त आता है कि पूरी दुनिया देखती है कि वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जी डॉक्टर अदरीस खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, जब तक हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, उनकी नशोनुमा बेहतर नहीं करेंगे, तालीम के लिए उनके गिरदोनवा का माहौल अच्छा और बेहतर नहीं बनाएंगे, हमारी नई आने वाली नस्ल आला इक़दार की हामिल नहीं हो सकती। अपने मेज़बान इकबाल साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।